नमस्कार। द पूजा जोशी शो में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ पोकरण विधानसभा क्षेत्र से विधायक महंत प्रतापपुरी जी मौजूद है। स्वागत है महंत जी आपका इस कार्यक्रम में। नमस्कार, सबको नमस्कार, दर्शकों को भी नमस्कार, आपको भी। आज हम राज्य के विकास और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करेंगे। मैं सबसे पहले आपसे सवाल रखना चाहूंगी। अगले 10 सालों की मैं बात करूं महाराज जी, तो राजस्थान को आप किस दिशा में जाते हुए देखते हैं? इसी के साथ ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहां विकास को लेकर प्राथमिकताएं होनी चाहिए? देखिए, राजस्थान के अंदर एक तो परमात्मा की और प्रकृति की बड़ी कृपा है जी। कि राजस्थान क्षेत्रफल में भी देश का सबसे बड़ा प्रदेश है बिल्कुल। और सांस्कृतिक दृष्टि से भी देखें तो राजस्थान बहुत ही अच्छी संस्कृति और सभ्यता से भी ओतप्रोत है। हम्म। दुनिया राजस्थान में आकर के सीखती है, देखती है और अनुकरणीय राजस्थान बिल्कुल। का कल्चर। यूँ तो कहें तो पूरा भारत देश ही हम सबके लिए बहुत बड़ी एक हम सौभाग्यशाली हैं कि भारत में जन्म लिया है। लोग विश्व को देखने जाते हैं, परंतु हम भारत को देख लें तो पूरे विश्व का दर्शन हो जाता है हम्म। और राजस्थान को देख लें तो पूरे भारत का भी दर्शन हो सकता है, क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान की रचना प्रभु ने ऐसी करी है। यहाँ हर प्रकार से नदी, नाले, पठार, रेगिस्तान, पहाड़, नदी, जंगल, उपवन, उपजाऊ जमीन, नहर, आबू जैसा क्षेत्र भी है जो एकदम हिमालय का हिस्सा है। इतना सारा होने के बाद में ये संभावना है कि राजस्थान के पास जो परमात्मा की कृपा है और अब जो मोदी जी का विजन है 2047 में भारत को विकसित भारत बनाना, उसमें राजस्थान निश्चय ही कदम दर कदम आगे बढ़ेगा और बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आने वाले 10 वर्षों के अंदर राजस्थान राजस्थान वो छवि बना करके उभरेगा जो भारत की एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठा के साथ में अपनी संस्कृति को पूरे विश्व में ले जाने के लिए काम करेगा और बहुत विकास होगा राजस्थान। जी। राजस्थान में बड़ी आबादी जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में है, और यही सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार जो है कितने कदम उठा रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी शहरी क्षेत्रों जितना विकास हो सके? देखिए, अपना एक कहावत है, गांव में राम बसता है। जी। गांव के अंदर बहुत कुछ है हम्म। और आबादी की बात करें तो कहीं कहीं ये हमें कहा जाता है कि जनसंख्या समस्या खड़ी हो सकती है। हम्म। विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या का देश है चीन। हम्म। चीन की जनसंख्या चीन के लिए समस्या नहीं है, हम्म। हो सकता है विश्व के लिए समस्या खड़ी कर रहा हो, क्योंकि वहाँ घर घर उद्योग है। हम्म। तो राजस्थान के अंदर प्रचुर मात्रा में खनिज है। यहाँ का जो माँ भारती की कोख से भारत जमी माँ भूमि माता की कोख से जो उर्वरा शक्ति है वो बहुत उपजाऊ है। राजस्थान के अंदर बहुत कुछ संभावना ये है ग्रामीण क्षेत्र में कि जमीन है किसानों के पास, मेहनतकश लोग हैं और शुद्ध वातावरण है। इसलिए जो विकसित भारत का जो सपना है, मेक इन इंडिया, हाँ। वो कुटीर उद्योग के माध्यम से हम्म। घर घर में उद्योग खड़ा हो हम्म। और राजस्थान की हर चीज में कोई न कोई खुशबू, कोई न कोई पहचान है। हम्म। चाहे हस्तकला हो, चाहे यहाँ की देसी गाय है, यहाँ का अनाज है, यहाँ की औषधियाँ हैं, यहाँ की वनस्पति है। तो तात्पर्य ये है कि राजस्थान में जो हम लोग मिशन लेके चलते हैं तो इसका समाधान घर घर उद्योग खड़ा हो। मेहनतकश लोग हैं राजस्थान के हम्म। और वो राजस्थान को अग्रणी ले जाएंगे और देश को भी अग्रणी ले जाएंगे। हम्म। इसलिए आने वाले टाइम में जनसंख्या राजस्थान की जो है शहरों की तरफ ना जा करके गांव में ही अपने कुटीर उद्योग खड़े करें और वो गांव का जो वातावरण और गांव की खुशबू है जिसको लेने के लिए विश्व के लोग आते हैं। हम शहरों की तरफ पलायन न करके हमारे गांव में ही, अपने घर में ही बहुत कुछ हमारे पूर्वजों ने जो किया था, ऐसे ऐसे उद्योग है, ऐसे ऐसे हमारे पास वस्तु है जिनको दुनिया आज पहचानती है और राजस्थान की चीज को सब स्वीकार करते हैं।
तो राजस्थान की खुशबू पूरे देश और दुनिया में पहचान बनाई हुई है, उसको हम लोग गृह उद्योग के माध्यम से, कुटीर उद्योग के माध्यम से राजस्थान सरकार, भारत सरकार इसमें बहुत रुचि ले रही है। यहाँ के अनाज को लेकर के, यहाँ के पशुपालन, गौ-माता को लेकर के और यहाँ की वनस्पति को लेकर के, और यहाँ विभिन्न प्रकार के खनिज है। और उद्योग के लिए भी हमारे पास प्रचुर व्यवस्थाएँ हैं, भूमि बहुत है, जल की भी कोई कमी नहीं है, नहर भी हमारे 2 नहरें लगती है, उधर से इंदिरा कैनाल लगती है, इधर से नर्मदा कैनाल लगती है। तो कुल मिलाकर के हमारे पास सब कुछ है, हम इसको मोटिवेट कराएँगे, इसको प्रोत्साहित करेंगे लोगों को कि आप घर-घर में उद्योग खड़े करें और गाँव में रह कर के गाँव का विकास करें, गाँव में राम है और देश में राम राज्य हो। जिस प्रकार आपने ज़िक्र किया कि पलायन करते हैं लोग, गाँव को छोड़कर शहरों की ओर जाते हैं। लेकिन शहरों में इसलिए जाते हैं क्योंकि गाँव में जो मूलभूत सुविधाएँ होती हैं उनका अभाव होता है। सड़क ले लीजिए, शिक्षा ले लीजिए, स्वास्थ्य ले लीजिए। जो शहरी विकास होता है वो ग्रामीण क्षेत्रों में कम पहुँच पाता है। इस उसके लिए आपकी सरकार क्या कदम उठा रही है? विकसित भारत, विश्वगुरु भारत, सक्षम भारत और समृद्ध भारत। अब गाँव का विकास भी सर्वांगीण विकास होगा। हुँ, अंत्योदय योजना के माध्यम से हुँ। अंतिम कड़ी में बैठे हुए व्यक्ति का विकास कैसे हो, ये लेकर के भारत सरकार, राजस्थान सरकार पूर्ण मन से इस पर काम कर रही है और पूर्ण आशा है कि आने वाले समय में गांव का सर्वांगीण विकास होगा। गांव के प्रत्येक व्यक्ति को मूलभूत सुविधाएं सारी उपलब्ध होगी, चाहे सड़क हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे आपकी अन्य व्यवस्थाएं, लाइट है, पानी है। अब देखिए मोदी जी ने विजन लिया है घर घर नल, हुँ। तो उसको लेकर के अब राजस्थान सरकार में पिछली सरकार इस योजना को सही अमलीजामा नहीं पहना पाई और ना कर पाई। जहाँ तक था कि इसको निष्क्रिय करने का ही प्रयास किया, कई बड़े बड़े घोटाले भी आप सबने जान देखा। परंतु अब तो सरकार बिल्कुल ही इसको, मोदी जी के सपने को और मोदी जी के विजन को सफल करेंगी और लेकर के घर घर नल पहुंचाने की योजना, इसलिए पानी की सुविधा भी कर लेगी। दीनदयाल उपाध्याय की योजना बना करके पिछली हमारी जब सरकार थी राजस्थान में, माननीय वसुंधरा जी, उस समय घर घर विद्युत पहुंचाने का प्रयास हुआ था। अटल जी ने जो सड़कों का एक विजन लेकर के सड़क से सड़क जोड़ने का पूरे भारत के अंदर एक भाई का नक्शा बना करके चले थे, उसको अभी गडकरी जी की भी देखिए आप कितनी अच्छी सड़कें बना रहे हैं। हुँ। तो ये मूलभूत सुविधाएं हैं, इसमें कहीं पीछे नहीं रहेगा। अभी राजस्थान सरकार चिकित्सकों को भी 50,000 से ऊपर अभी भर्तियां निकाल रही हैं। हुँ। तो पिछली सरकार ने घोषणाएं जरूर करी, स्कूलें बढ़ा दी, जगह जगह गांव गांव में इंग्लिश मीडियम स्कूलें खोल दी, हॉस्पिटल बना दिए, परंतु कोई भर्तियां भी नहीं थी हुँ। और ना कोई व्यवस्थाएं थी। भवन बना दिए आधे अधूरे और उसमें कोई शिक्षक नहीं, एक भी लेक्चरर, प्रोफेसर, प्रिंसिपल नहीं, स्कूलें खाली पड़ी थी, हॉस्पिटल खाली पड़े थे। पर राजस्थान सरकार इस सबको लेकर के बड़ी गंभीरता से इन सभी योजनाओं को, मूलभूत सुविधा को गांव गांव तक पहुंचाने के लिए, मोदी जी के सपने को साकार करने के लिए, क्योंकि हम सबको लगना है, तभी तो 2047 तक भारत अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। फिर राजस्थान सरकार कहीं कोर कसर नहीं छोड़ेगी गाँवों के विकास में भी, और आम व्यक्ति के अंत्योदय, अंतिम कड़ी में बैठे हुए प्रत्येक नागरिक का विकास कैसे हो। इसलिए सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका साथ, इस आधार पर राजस्थान का विकास हो। आज सबसे बड़ी चुनौती है बेरोज़गार। आप देख सकते हैं कि विपक्ष में जो है पार्टी वो भी इसी बात को लेकर सरकार को घेरते हुए नजर आती है, क्योंकि बेरोजगार कहीं ना कहीं युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ एक मामला है। युवाओं के भविष्य के लिए रोजगार होना बेहद जरूरी है और आप देख सकते हैं कि आए दिन युवा सड़कों पर उतर जाते हैं। ऐसे में राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है कि युवाओं के भविष्य के हित के लिए कुछ अच्छा हो सके? निश्चय ही होगा। केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार दोनों ही इस विषय को अच्छी तरह समझती है, दूरदर्शिता के साथ में भविष्य को, योजना को लेकर के चल रही है। इसलिए तो मैंने सबसे पहले कहा कि नौकरी देने वाले और तो नौकरी दिलाने वाले, आप घर घर उद्योग खड़े करेंगे तो घर घर के अंदर रोजगार होगा, कोई बेरोजगार होगा ही नहीं। और जहाँ रोजगार करना है स्वयं के घर में करिए, और आपके अंदर प्रतिभा है, योग्यता है, तो अन्य क्षेत्रों में जाकर के, अन्य विभागों में जाकर के भी आप निश्चय ही देश की, प्रदेश की सेवा करेंगे। दोनों आपके लिए रास्ते खुले हैं। आप स्वरोजगार खड़ा करेंगे, कोई युवा आकर के आगे तो उद्योग लगाए,
आगे बढ़े और हर प्रकार से राजस्थान सरकार पूरा उनको साथ देगी, भारत सरकार उनको साथ देगी। बहुत सारी योजनाएँ हैं, बहुत सारी ऐसी योजनाओं के द्वारा आपको बहुत सहयोग मिल रहा है, आर्थिक सहयोग मिल रहा है। हर प्रकार से सरकार सहयोग करेगी और जो नौकरी लगना है, सरकारी नौकरी लगनी है, आप उसी माध्यम से अपनी तैयारी करके जो भी प्रतिभाएँ होगी, उनका सम्मान होगा और उनको स्थान भी मिलेगा। इसी के साथ विपक्ष जो है ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि राजस्थान में आपकी सरकार को 9 महीने हो गए। भजन लाल की सरकार चल रही है। 9 महीने से कुछ खास काम नहीं हुए हैं, केवल बजट निकाल दिए, योजनाएँ, घोषणाएँ हो गई है, लेकिन वो धरातल पर नहीं उतरी है। जिस प्रकार हम बात कर रहे हैं बेरोज़गारी की, सबसे बड़ा ये एक मुद्दा है और सबसे बड़ी चुनौती भी है सरकार के लिए। अब ऐसे में कई ऐसे युवा हैं जो स्टार्टअप उद्यमिता की ओर बढ़ते हैं, लेकिन अब राज्य सरकार स्टार्टअप्स या उद्यमिता को आगे बढ़ाने के लिए ऐसी कौन-सी योजनाएँ लेकर आएगी या ऐसा कौन-सा काम करना उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी होगा? राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है, जिसमें उद्योग के माध्यम से हर युवा को साथ देना नहीं चाहते। आप विश्वकर्मा योजना देख लो। अभी राजस्थान सरकार ने जो बजट घोषित किया, उसमें सभी विभागों को, सभी क्षेत्रों में जो भी युवा जिसमें काम करना चाहते हैं, उसमें पूर्ण रूप से उनका सहयोग करने के लिए योजना बनाई है। माटी कला का हो, केश कला का हो, चाहे गृह उद्योग का हो, चाहे आपकी विश्वकर्मा योजना के माध्यम से हो, हर जगह स्कोप करने वाले व्यक्ति को राजस्थान सरकार साथ दे रही है और केंद्र सरकार की इसके लिए बहुत गंभीर और अच्छी योजनाएं बनाई है। इसलिए कहीं ऐसी बात नहीं है कि बेरोजगारी नहीं दूर हो गई अथवा राजस्थान सरकार कुछ कर नहीं पा रही है। योजनाएं बनी है तो धरातल पर भी उतरेगी और उसका लाभ भी होगा, दूरगामी परिणाम भी होगा। दिखेगा आगे आने वाले टाइम में कि राजस्थान सरकार ने क्या विजन लेकर के अपना ये बजट पेश किया है और आगे आने वाले में क्या काम होगा। ये ऐतिहासिक बजट था राजस्थान सरकार का। पहले ही बजट में इतनी सारी योजनाएं बना करके ला करके युवाओं के लिए भी और हर क्षेत्र के लिए विकास के लिए योजना बनी है। अब धरातल पर भी काम होगा। जिस तरीके से आपने बजट की यहाँ बात की, पोकरण विधानसभा क्षेत्र से आप विधायक हैं, आपको भी बजट में आपकी विधानसभा के लिए बहुत कुछ दिया गया। वो कैसे धरातल पर पूरा होगा? बिल्कुल होगा। राजस्थान सरकार ने जो बजट बनाया है उसको कोई कागजी बजट थोड़ा ही बनाया है। हमारे पास 5 वर्ष है। 5 वर्षों के अंदर हम भरकस प्रयास करेंगे। दूसरी सरकार जो थी पूर्ववर्ती सरकार ऐसी घोषणाएं बिल्कुल अंत के वर्ष में करती थी और वो पूरा नहीं करती थी आने वाली सरकार के लिए और एक लोगों को लोक लुभावना बजट दे करके चली जाती थी। इस हमारी सरकार ने तो प्रथम बजट में ही वो योजना है और वो बजट ला के दिया है। तो 5 साल में और बहुत कुछ होगा। ये पहला बजट इतना अच्छा आया तो 5 साल में बहुत सारे अच्छे काम होंगे और ये पहला बजट जो घोषणा है उसको भूमि पर उतारना शुरू कर दिया है और ये तुरंत ही इन सभी काम योजनाओं और घोषणाओं पर काम होगा। राजस्थान में 7 विधानसभाओं पर उपचुनाव होने हैं। अब ऐसे में इन उपचुनाव में सबसे ज़्यादा कहीं न कहीं जो मुश्किलें होती हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए होती है, क्योंकि उपचुनाव का अब तक का रिकॉर्ड कहता है ये। अब ऐसे में विपक्ष ये हमलावर है, विपक्ष का ये बयान आता है कि इस बार सातों की 7 जो सीटें हैं वो कांग्रेस की पार्टी में जाएगी या कांग्रेस के लिए जाएगी। अब ऐसे में बीजेपी अपनी 7 विधानसभा जो ये सीटें हैं इनको जीतने के लिए क्या कुछ प्रयास करेगी? या कैसे एकता के साथ में राजस्थान में वो फिर से अपना परचम लहरा पाएगी? राजस्थान की जनता जागरूक जनता है। वो क्षेत्रवाद, परिवारवाद, जातिवाद से ऊपर उठ करके हुँ, राष्ट्रवाद के साथ खड़ी रहेगी हुँ, और ये परिणाम लाने वाली होगी। तभी तो सबका विकास होगा। हम क्षेत्रवाद में बन जाएंगे, परिवारवाद में बन जाएंगे, जातिवाद में बन जाएंगे, हुँ, तो विकास किसका होगा? हुँ। इसलिए मैं आशा रखता हूँ कि जहाँ सातों विधानसभा में जो चुनाव हो रहे हैं, वो भविष्य को देख करके अपने निहित स्वार्थों को नहीं त्याग करके राष्ट्र के साथ खड़े होंगे और प्रदेश के साथ खड़े होकर के भारतीय जनता पार्टी को सक्षम समृद्ध करेंगे। तभी देश मजबूत होकर के आगे बढ़ेगा और हम सब लोग सक्षम होंगे। बात करें महाराज जी जैसलमेर, बाड़मेर इन क्षेत्रों की, तो यहाँ पर जीरे की खेती होती है और ऐसे में इस जीरे की खेती के लिए किसानों को कहीं न कहीं बहुत सारी परेशानियाँ भी होती हैं। ऐसे में आप पोखरण के विधायक हैं, तो आप अपने क्षेत्रवासियों के लिए क्या सफल कदम उठाएँगे? मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इस बार हमारे बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने मैं बहुत बड़ी सौगात दी जैसलमेर और बाड़मेर को, वो दी है जीरा मंडी की। जैसलमेर में जीरा मंडी की घोषणा की है। हुँ, चूँकि इससे पहले
हमारा जीरा गुजरात, ऊंझा, सिद्धपुर या गुजरात के अन्य जिलों में जाता था। और ये भी तय है और ये भी सत्य बात है कि जो हमारा जीरा है, उसका भाव बहुत अच्छा और उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो किसान बड़े उत्साह के साथ इस जीरे की फसल करते हैं और हमारे जीरे की पहचान भी अलग है, उसके दाने में भी मोटाई है और बहुत स्वादिष्ट और बहुत ही गुणवत्ता वाला है। तो ये प्रसन्नता का विषय है कि राजस्थान सरकार ने इसको बहुत गंभीरता से लिया और हमारे किसान जो गुजरात और अन्य जब मंडियों में जाकर के जीरा स्टॉक रखते थे, बाद में उसका भाव था होता था और फिर किसान के घर उसका मूल्य आता था। और इस बजट पहले ही बजट में हमारे यहाँ जीरा मंडी की घोषणा हुई है, तो हमारे किसानों को बहुत बड़ी सौगात मिली है और किसान बड़े उत्साह के साथ में जीरे की फसल करेंगे। जीरा और ये सब हमारे दोनों अच्छे उत्पादन होते हैं। साथ-साथ में अन्य भी बहुत मूँगफली भी बहुत अच्छी होती है। अ, हमारे लिए मैं किसानों से ये बात कहूँगा कि अन्य जगहों की भूमि की बजाय जी। हमारे क्षेत्र की ज़मीन जो है उर्वरा शक्ति है, उसके अंदर जी। बहुत अच्छी पैदा होती है और उसको ऑर्गेनिक बनाए रखें। जी। उसमें जितना ऑर्गेनिक हम लोग उत्पादन करेंगे, इतना हमारा भाव भी अच्छा होगा और हमारी ज़मीन भी उसमें गुणवत्ता बनी रहेगी। जी। तो किसान कई लोग ऑर्गेनिक फसल कर रहे हैं, तो उनको वो बनाए रखें और जीरे की मंडी के कारण हमारे को लाभ होगा और उनको अच्छा बीज भी उत्पादन ला के देंगे और अन्य सुविधाएँ भी हमारी वहाँ ला करके हम कोशिश करेंगे किसानों से हमारी फसल को देकर अन्नदाता बन करके और देश और दुनिया में हमारा नाम बना। महाराज जी, आपको नहीं लगता कि पश्चिमी राजस्थान में भी एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जिससे कि वहाँ के युवा कॉलेज जा सके, उन्हें दूर क्षेत्रों में ना जाना पड़े? बिल्कुल होनी चाहिए और मैं बड़े आदर और श्रद्धा के साथ में एक ऐसे महापुरुष को स्मरण करता हूँ, जिन्होंने पश्चिमी राजस्थान के अंदर एक तो गायों को लेकर के, एक पर्यावरण को लेकर के, एक शिक्षा को लेकर के और एक नशा मुक्ति को लेकर के बड़ा काम किया। आदरणीय श्रद्धेय हरबंस सिंह जी निर्मल भादरिया महाराज जी के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने 1,13,000 बीघे जमीन हुँ। गायों के संरक्षण संवर्धन के लिए आरक्षित की हुँ। और 5 सबसे बड़ी गौशाला के नाम से उन्होंने प्रारंभ किया, जहाँ हज़ारों की संख्या में आज भी गौ माता का संरक्षण संवर्धन हो रहा है। हुँ। अपने व्यक्तिशत प्रयास से उन्होंने इतना बड़ा भूमिगत पुस्तकालय बनाया है, जो विश्व का सबसे अनुकरणीय और दर्शनीय पुस्तकालय संभवतः किसी व्यक्तिशत प्रयास से इतना बड़ा कोई पुस्तकालय नहीं होगा। हुँ। उनका चिंतन था कि पश्चिमी राजस्थान के अंदर शिक्षा का में प्रचार हो और आने वाली युवा पीढ़ी शिक्षा और संस्कारों से जुड़ी रहे और नशा मुक्त हो। जी। तो हम सबकी एक अवधारणा है कि महाराज जी का जो सपना था, उसको साकार करने के लिए राजस्थान सरकार भी इसमें निश्चय ही अपना सहयोग करेगी और स्थानीय लोगों की भावना, हम सबकी भावना कि पश्चिमी राजस्थान में भादरिया महाराज जी के नाम से भादरिया में या उनके आसपास अनुकूलता के हिसाब से यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय होना चाहिए जी। कि वहाँ के युवा हर प्रकार से अपनी विधा को सीखें और अपने वहाँ रह करके भादरिया महाराज जी के आशीर्वाद से एक यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय होता है, तो कृषि को लेकर के, गो अनुसंधान को लेकर के, हमारे इतिहास को लेकर के, हमारी संस्कृति को लेकर के शोधकर्ता विद्यार्थी वहाँ आकर के उस पुस्तकालय का भी लाभ लें, जहाँ लाखों-लाखों पुस्तकें महाराज जी ने अथाह प्रयास करके बहुत बड़ा पुस्तकालय वहाँ संग्रह कर रखा है, तो उनका भी लाभ हो। और भवन भी वहाँ महाराज जी ने काफ़ी अच्छा एक रमणीक स्थल है और एक दर्शनीय स्थल है, भादरिया पीठ है, हुँ। जहाँ माता जी विराजमान हैं और राजस्थान की प्रसिद्ध देवी शक्तिपीठों में से एक है भादरिया माता जी। हुँ। जैसे तनोट, तेमड़ा, भादरिया, जी। ये तनोट बहुत प्रसिद्ध है, हुँ। उसी प्रकार से भादरिया भी है। तो भादरिया में विश्वविद्यालय बन जाए, हम प्रयास करेंगे राजस्थान सरकार से, भारत सरकार से कि भादरिया महाराज जी के नाम से वहाँ विश्वविद्यालय बनना चाहिए, जो पश्चिमी राजस्थान के विद्यार्थियों को, आने वाले युवाओं को बहुत बड़ी सौगात मिले। अच्छा। एक सवाल मेरे भी ज़हन में है, जिस प्रकार आपने गौ माता की यहाँ बात की और हम देखते हैं गाय को हमारी माता कहा जाता है। लेकिन जैसलमेर, जोधपुर, पोखरण, बीकानेर इधर इलाके में आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो गाय हैं वो सड़कों पर दिखाई देती है। हालाँकि सड़क परिवहन की ओर से हाईवेज़ बना दिए गए हैं, लेकिन गौ माताओं की वहाँ पर एक मंडली सी बनी हुई रहती है। ऐसे में जो किसान होते हैं या गोरक्षक होते हैं वो उस दरमियान कहाँ चले जाते हैं और फिर जो मालिक होते हैं गाय के, वो गाय को बस खिलाने-पिलाने के बाद में छोड़ देते हैं सड़कों पर। ऐसे में कई एक्सीडेंट भी होते हैं, लोगों को भी हानि है और कहीं न कहीं हमारी गौ-माताओं को भी हानि है। ऐसे में सरकार, आपको नहीं लगता कोई सख्त कानून बनाए जिससे अगर कोई भी अपनी गाय को बाहर छोड़ता है,
लावारिस की तरह। इस बात को थोड़ा समझना पड़ेगा। हमारी भौगोलिक और हमारी सामाजिक व्यवस्था में थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ेगा जी। कि बाड़मेर, जैसलमेर और इधर का जो क्षेत्र है बीकानेर, ये हमारी गौ माताएँ विचरण करती हैं जबकि बंधन में नहीं रहती है। जी। और एक-एक किसान के पास 1-2 गाय नहीं है। जी। वो किसान वहाँ 200-300 तक एक-एक किसान गाय लेके रहता है। हुँ। आप सिरोही के देवासी समाज, रबारी समाज को देखोगे, हाँ। तो पीढ़ियों से, सदियों से वो 2-200, 3-300, 4-400 से भी ऊपर एक-एक गौपालक के पास गौ माता है। हुँ। वो घर छोड़ सकता है पर गाय नहीं छोड़ेगा। हाँ। गाय को लेकर दूरस्थ अन्य जंगलों में, अन्य प्रदेशों में विषम परिस्थितियों में लेके जाता है। हुँ। ठीक ऐसे हमारा जो कल्चर है, हुँ। हम गो आधारित जीवन है हमारा। जी। जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही, बीकानेर ये हमारा गो आधारित क्षेत्र है और गो विचरण ही है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने ये गोचर छोड़ी थी जी। और ओरण बना छोड़े थे। ओरण का अर्थ था आपको आण है, किसी देवी देवता के नाम से पूरी जमीन गौ माता के विचरण के लिए छोड़ी थी कि इसमें से आप लकड़ी भी नहीं काटोगे। हाँ। अब क्या है कि उस समय हमारी गोचर, ओरण और कुछ तालाब हुँ। वो कागजों में रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हुए कि ये गोचर है, हुँ। ये ओरण है, ये तालाब है। अब वो अलॉटमेंट हो रहे हैं किन्हीं कंपनियों को। हुँ। तो हमारा ये प्रयास रहेगा जो गो विचरण की जगह है हमारे पुरखों ने गौ माता के लिए छोड़ी थी, वो गायों के लिए रहे। हुँ। तो सड़कों पर जो आने की है, अन्य जो प्रदेश हैं, अन्य कोई जिले हैं, वहाँ किसान 1-2 गाय रखता है हुँ। और उनके पास ज़मीन भी सीमित है और पूरी वो खड़के रखते हैं इसलिए वही रखते हैं। हमारी वहाँ गौ माता बंधन में नहीं है, हुँ। खूँटे पर बाँधी नहीं जाती हमारी गौ माता। हुँ। हमारी गौ माता तो जंगल में विचरण करके आती है और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो है, वो औषधि आहार चर करके फिर आती है। हुँ। और वो शुद्ध जो दूध मिलता है औषधि का और घी मिलता है, उसकी क्वालिटी, उसकी क्षमता और उसकी गुणवत्ता अलग है। हुँ। यदि आप बांधी हुई गाय को चारोगे और एक जंगल में विचरण करके गौ माता चर के आती है, उसके दूध में, दही में और घी में भी बहुत कुछ है, गुण है, तत्व है। तो हमारी गौ माता तो सेवण घास है, धामण घास है और वनौषधि है, वो चर करके आती है। और एक किसान को 1-2 गाय तो रखता नहीं है, हुँ। गाय ज़्यादा रखते हैं, टोले के टोले रहते हैं और गौ माता की ज़मीन है, सर्वभूमि गोपाल की, गौ माता की, इसलिए हमारा क्षेत्र तो गो आधारित ही है। हुँ। आप जैसलमेर से आगे जैसे भी जाओगी, तो पूरा का पूरा जंगल है या इन दिनों में जाओगे तो आपको लगता है जैसे स्वर्ग में आ गए, जैसे कश्मीर में आ गए हो। हुँ। क्योंकि वो धामबाड़, सेवाड़, विभिन्न प्रकार के घास, कोई कितनी जाति प्रजातियों के घास है, जो वहाँ रहती है, वहाँ गौ माता एकदम आनंद के साथ चरती है। ऐसी जमीन को सरकार आने वाले समय में गो अभ्यारण्य के रूप में भी रखे जी। और हमारी देसी नस्ल की गौ माता को संरक्षण और संवर्धन भी करने का प्रयास कर रही है सरकार। राजस्थान सरकार और विशेष करके भारत सरकार ने हमारी देसी गौ माता के लिए एक बहुत अच्छी योजना बनाई है और हमारा क्षेत्र है जैसे बीकानेर में राठी है, हुँ। हुँ। हमारे बाड़मेर जैसलमेर में आओगे तो थार पारकर है, फिर सिरोही इधर जाओगे तो कांकरेज है, हुँ। फिर साहिवाल है। ये देसी नस्ल की गाय इतनी अच्छी और इतनी एक हमारे लिए एक सौगात है, इसलिए तो गौ माता को गौ माता कहा है। ये नस्लें बचनी चाहिए हुँ। और गौ माता रहेगी, उस भूमि में विचरण करेगी, जहाँ गौ माता का गोबर गिरेगा, जहाँ गौ माता का गौमूत्र गिरेगा, वो ज़मीन उर्वरा होगी, वो पेस्टिसाइड, डीएपी, यूरिया डालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी जी। और गौ माता के विचरण से, गौ माता के गोबर से और गौमूत्र से ज़मीन उर्वरा होगी, अनाज हमें पौष्टिक आहार मिलेगा और डीएपी, यूरिया, पेस्टिसाइड डालेंगे तो वहाँ हमारे को कैंसर मिल रहा है, हुँ। बीमारी मिल रही है। हुँ। तो ज़मीन को भी यदि भूमि को भी यदि रखना है तो गौ माता को संरक्षण देना। गौ माता है तो आपका स्वास्थ्य रहेगा, आपकी ज़मीन उर्वरा रहेगी, कि गौ माता को विचरण करने की व्यवस्था रहे जी। और देसी नस्ल बची रहे, हुँ। तब हम सब कुछ बचे रहेंगे। गावो विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माता, न कि किसी एक जाति, किसी समाज की। बिल्कुल। और गोमय वस्ते लक्ष्मी, यानी गोबर में लक्ष्मी इसलिए कही गई है कि गोबर जब जमीन में पड़ता है तो वहां से फसल कई गुना ज्यादा उत्पादन देती है भूमि हुँ। और उर्वरक शक्ति होती है और पौष्टिक आहार मिलता है हमारे हुँ। हुँ। वो, इसलिए गौ माता तो जहाँ विचरण करेगी अच्छा ही होगा। सड़कों की बात है हुँ। तो वहाँ थोड़ी सावधानी हमें रखनी चाहिए। कुछ समाज सेवी लोग अभी अच्छा प्रयास कर रहे हैं कि गौ माता जब सड़क पर आके बैठती है, क्योंकि ज़्यादा गौ माता की संख्या है ये तो मानना ही मानना है, हुँ। परंतु जब
कीट पतंगे ज़्यादा होते हैं वर्षा ऋतु में, तो गौ माता सड़क के आस-पास रहती है, कीचड़ से बचने के लिए, मच्छर से बचने के लिए। तो रिफ्लेक्शन वाली जो अभी पट्टियाँ हम लोग लगाते हैं रात को जो चमकती है, सुबह से लोग आगे आ रहे हैं, हम लोगों को थोड़ा अपनी स्पीड पर भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये ज़मीन गायों की है, तो गौ माता पहले है, फिर हमें गाय रहेगी तो हम रहेंगे। इसलिए रात को धीरे चलें, आराम से चलें, सबका ध्यान रखें। इस प्रकृति पर सबका हक है, केवल एक मनुष्य का नहीं है। आज हमारे साथ पोकरण विधानसभा क्षेत्र से विधायक महान प्रतापपुरी जी मौजूद थे, जिन्होंने कई मुद्दों पर हमने उनसे चर्चा की। आप देख सकते हैं कि राज्य के विकास पर हमने चर्चा की, भविष्य की योजनाओं पर, युवाओं के भविष्य के लिए, जनता के हित के लिए और सरकार की क्या कुछ योजनाएं हैं, घोषणाएं, उन पर सभी पर चर्चा की। आगे भी हम इसी प्रकार की चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद। That makes a big difference.